मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। सारी दुनिया की नजरें इस वक्त दिल्ली पे हैं। दिल्ली में बड़ा कमाल हो रहा है, बहुत बड़ी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है, सजा हुआ है नई दिल्ली। और इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है, डांस हो रहा था, कल्चरल ड्रेस पहना हुआ था। और बल्कि खास तौर पे जो मैं मेन्यू देख रहा था, वो जो मेन्यू था वो वेजिटेरियन था। ये जी साउथ इंडिया का है, ये हैदराबाद का है, ये फलां शहर का है। तैयब एर्दोगन पहुंच गए हैं। अच्छा, बांग्लादेश से उनको भी बुलाया है बतौर मेहमान। हसीना वाजी साहबा पहुंच गई हैं। 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली गई हैं, 4 फाइटर जहाज उड़ते रहेंगे ऊपर, 1,30,000 सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो सिक्योर करेंगे उस एरिया को। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वक्त भारत में G20 की मीटिंग चल रही है, जहां सभी देशों के लीडर्स मौजूद हैं भारत में, और भारत के मंडपम में बड़े शान से उनका वेलकम किया गया और उन्हें काफ़ी सारे मीटिंग्स के लिए फैसिलिटेट भी किया गया है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अब भारत एक बड़ा इतिहास रच चुका है, और वो ये है कि भारत ने G20 में अब अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर चुका है। और ये दोस्तों, ये बहुत बड़ा कदम है भारत के ग्लोबल साउथ के लिए। जैसे कि दोस्तों हम सब जानते हैं, भारत अब ग्लोबल साउथ का लीडर्स बनकर निकल रहा है, जिनमें 120 देश है, और भारत उन सब देशों को एक साथ लीड करते हुए उन्हें भी डेवलपमेंट की राह दिखा रहा है। तो दोस्तों, अब भारत एक बड़ा कदम उठाते हुए अब अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट को आमंत्रित किया है G20 में, और G20 के सभी मेंबर्स जितने भी थे वे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का इस कदम का सराहना किया, और साथ में अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट का भी वेलकम किया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ने क्या किया है कि उन्होंने ओमान को बुलाया, उन्होंने इजिप्ट को बुलाया, उन्होंने इसके अलावा यूएई को बुलाया। वो जो ममालिक जो G20 में नहीं थे, एक तो वो आपको पता है कि इसको अफ्रीकन यूनियन को भी मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, जिससे बहुत सारी मुस्लिम वर्ड ऑटोमेटिकली दे बिकम पार्ट ऑफ द G20, क्योंकि उसमें अफ्रीका में मुस्लिम वर्ड भी है, बिकॉज वो जितने भी 55 ममालिक हैं। आपको क्या लगता है कि वंस फॉर ऑल प्रेसिडेंट सीसी का आना, उसके बाद रजब तैयब एर्दोगन ने वैसे ही आना है, जो इंडियन ओशन प्रेसिडेंट ने वैसे ही आना है, MBS ने वैसे ही जाना है, वो तो एज स्टेट गेस्ट ठहर रहे हैं 11 तारीख तक इंडिया के अंदर ही। और ये जो मुस्लिम वर्ल्ड तक आउटरीच है कि यूएई को बुला लो, इजिप्ट को बुला लो, ओमान को बुला लो, इससे क्या लगता है वंस फॉर ऑल उन्होंने ये समझ लिया है कि वो जो इंडिया के बारे में एक ऑब्जर्वेशन थी मुस्लिम वर्ल्ड की कि भाई ये कश्मीर और वो मुसलमानों के बड़े खिलाफ हैं और वो कत्लो गारत कर रहे हैं और जेनोसाइड हो रहा है, वंस फॉर ऑल ये पोजीशन चेंज कर दो। किस हद तक इंडिया ने अपना जो पावर डिस्प्ले किया है, या एज ए अपनी जो नेशन का अपने आप को एज ए शो करवाया है कि वो भाई दे आर एन इकोनॉमिक पावर, तो हमारे साथ इस लेंस से देखा जाए, ना कि हमें रिलीजियस लेंस से देखा जाए जिस तरह इंडिया ने पोर्ट्रे किया है। गो कि इन्होंने कतर को नहीं बुलाया, ब्रिस्सा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कतर ने वो याद होगा नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट, और उस सब में बड़ा वो इम्पोर्टेंट रोल वो एग्रेसिवली उन्होंने किया था, तो उन्होंने उसको साइड लाइन कर लिया। जरा सऊदीज भी खुश हो जाएंगे, कतर को टफ टाइम दिया है, अमारातीज भी पसंद नहीं करेंगे, तो उन्होंने बड़े चुन के GCC के 3 ममालिक बुला लिए। इसको आप क्या समझते हैं? यहाँ पे पाकिस्तान के लिए भी एक सुबकी है कि वो जिन ममालिक पे हम बड़ा तकिया किया करते थे, तकिया तो अभी भी कर रहे हैं, $25-25 अरब हमने उनसे लेना है। तो नहीं, ये जो काम उन्होंने किया ना, इसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो है वो उससे जो है जान निकाल दी। जो पाकिस्तान का नैरेटिव ये था कि इंडिया में जी BJP या RSS जो है वो एंटी मुस्लिम एजेंडे के तौर पे काम कर रही है, और उनका हमारी मुखालफत का मतलब मुस्लिम मुखालफत वो कह रहे थे। पाकिस्तान का वो इस तरह बना के नहीं पेश करते कि हमारा कोई इलाकाई तनाज़ा है या 2 कामों के दरमियान कोई मफादात की बुनियाद पे कोई क्लैश है या हिस्टोरिकल कोई इश्यूज हैं या कोई इस तरह की चीज़। वो तो ये बना के पेश कर रहे थे कि वहाँ पे एक एंटी मुस्लिम
जो है कुव्वत बरसरे इक़्तिदार आ गई है जो हमें आइसोलेट कर रही है। उनका ये बड़ा मजबूत नैरेटिव था जिसकी वजह से आम आदमी को वो उसकी हमदर्दियाँ लेने में कामयाब होते थे। अब मिस्र को बुलाने के बाद ये इस तरह के जो मुल्कों उसमें से जान तो निकल गई, क्योंकि वो मुल्क भी जो है वो 100% मुसलमान ममालिक हैं, आबादी उनके अंदर, तो उनको अगर इंडिया बुला सकता है, इज़्ज़त व एहतराम के साथ बुला के बैठा सकता है, उनको पार्टिसिपेशन दे सकता है अकॉर्डिंगली एज ए ऑब्जर्वर और गेस्ट और वट एवर, तो जाहिर है उसकी वजह ये नहीं कि इंडिया कोई इंटरनेशनली कोई एंटी मुस्लिम कोई कैंपेन पे निकला हुआ है, बल्कि इसकी वजह पाकिस्तान स्पेसिफिक है, पाकिस्तान का अपना इंडो पाक जो इशू है वो है। और ये चीज़ें आस्ता आस्ता क्लियर होती जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप, कि हुक्मरान तबका जो वक्तन फ़क्तन जो रूलिंग एलीट एक्सप्लेनेशंस लेके आती है और जो नैरेटिव पेश करती है उसके पीछे एक्चुअल रीजंस भी मौजूद हैं, या ये जस्ट एक ब्लेम गेम है। इसमें से आप देखें ये बहुत बड़ा एक नैरेटिव था गुज़श्ता 5 साल से जो चल रहा है। अब इसी तरीके से जो मसला है कश्मीर को ले आके वो बीच में बैठा देते हैं, उसको भी वो किसी कामी आज़ादी के सवाल के तौर पे नहीं बैठाते, बल्कि उसको भी एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत के साथ जुल्म और ज़बरदस्ती और ज़्यादती के नाम पे हाईलाइट करते हैं कि जनाब वो कश्मीर का जब नाम लेते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप गुज़श्ता 3-4 सालों में जो मौजूदा हुकूमत है भारत के अंदर, उसने स्टेप बाय स्टेप बड़े सक्सेसफुली पाकिस्तान के इस नैरेटिव से जान निकाली है कि इंडिया में कोई इस तरह की इंटरनेशनली एंटी मुस्लिम कोई कैंपेन मौजूद है, बल्कि उन्होंने उनको जिस तरीके से एंगेज किया और सऊदी अरब को जिस तरीके से अपने करीब ले आए और जिस तरीके से सऊदी अरब अब उनका एक पार्टनर के तौर पे रोल प्ले करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद पाकिस्तान के हाथ से ये नैरेटिव तो छिन गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेक्स्ट नैरेटिव क्या लेके आप आएंगे सामने। जब ये इतना ताकतवर नैरेटिव नहीं रहा तो फिर आप जो अपनी आइसोलेशन है उसकी एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, और स्पेसिफिकली जब इस पे कोई डिबेट नहीं हो रहा, ना आपकी पार्लियामेंट में कोई डिबेट हो रहा है, ना आपके मीडिया में डिबेट हो रहा है, ना आपके और जो सिविल सोसाइटी के फोरम्स हैं उन पे डिस्कशन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि बाइल्फाज दीगर आपके पास कोई आर्गूमेंट ही नहीं रहा है जब आपने इस तरीके की मिस्टीरियस किस्म की खामोशी इख्तियार कर ली। तो दोस्तों ये जो कदम उठाई गई है भारत की तरफ से, ये बहुत बड़ी कदम है और इससे भारत पूरी अफ्रीकन और पूरे कंट्रीज जैसे कि अमेरिका और चाइना जो कि उभरते हुए और कहा जाता है कि यही 2 वर्ल्ड पावर्स हैं, उन्हें भारत बता रहा है कि भारत उनसे भी बड़ा वर्ल्ड पावर है, क्योंकि अगर अमेरिका के पीछे 50 यूरोपीय देश खड़े हैं और चाइना के पीछे 2 पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे आतंकी देश खड़े हैं, तो भारत के पीछे 120 देश खड़े हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है अपने सक्सेस को अचीव करने का, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स और अन्य चीज़ें उपलब्ध है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।